नमस्कार सभी को। आज हम प्रकाश अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। ये जो प्रश्न जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। प्रकाश, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक जो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। उस लिंक की सहायता से आप कक्षा 10 के विभिन्न पाठ के जो महत्वपूर्ण जो नोट्स जो हैं उनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, और जो फ्री में जो नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और इसके साथ साथ मेरा आपसे निवेदन भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये एजुकेशनल वीडियो जो है वो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो लाभान्वित हो सके। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है? तो वाहनों में पश्च दृश्य जो होता है उसको देखने के लिए जो साइड में जो ग्लास लगा हुआ होता है, दर्पण लगा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो है वो कहाँ होता है? मतलब मैक्सिमम वेग जो है प्रकाश का वो कहाँ होता है? वो होता है निर्वात में। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु कुछ रंगों का अवशोषण व कुछ का परावर्तन करती है, परंतु किस घटना द्वारा दिखाई देती है? मतलब वस्तु जो है वो हमें किस घटना के कारण दिखाई देती है? तो वो घटना है परावर्तन। मतलब जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश जो है वो परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है, हमारे नेत्रों में आता है और हमें वो वस्तु दिखाई देती है। वो वस्तु जिस रंग का सबसे अधिक परावर्तन करती है वही उस वस्तु का रंग जो है वो हमें दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। जो लेंस की जो पावर जो होती है, लेंस की शक्ति जो होती है, क्षमता जो होती है, उसका सूत्र होता है डी बराबर 1/f। और डी जो होता है उसको पी से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है पी इज इक्वल टू पी बराबर 1/f। यहाँ पे एफ जो है वो फोकस दूरी है और एफ जो होती है वो हमेशा मीटर में रखी जाती है। और लेंस की जो क्षमता जो होती है उसका मात्रक होता है डायप्टर। और डायप्टर जो है उसको कैपिटल डी से संक्षेप में लिख सकते हैं। और एक डायप्टर जो है वो 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। तो डायप्टर जो होता है, डी जो होता है, एक डायप्टर जो होता है वो प्रति मीटर यानी कि 1/मीटर के बराबर होता है। तो जो लेंस की जो क्षमता होती है, शक्ति जो होती है, उसका मात्रक होता है डायप्टर। और प्रति मीटर जो है वो भी लेंस की क्षमता या शक्ति का मात्रक होता है। एक डायप्टर जो है वो 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो है किसे कहते हैं? वह कौन सा लेंस जो होता है इसके निवारण में प्रयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जब प्रतिबिंब आंख की रेटिना से पहले बनता है तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आंख की रेटिना यानी कि दृष्टिपटल से पहले बन जाता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र। और लेंस सूत्र की बात करें तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जबकि जो लेंस सूत्र जो होता है वो होता है 1/v
माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जो लेंस सूत्र होता है और जो दर्पण सूत्र होता है उसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, और कंफ्यूजन की वजह से विद्यार्थी जो होते हैं इसको गलत लिख देते हैं। लेंस सूत्र की जगह दर्पण सूत्र लिख देते हैं और दर्पण सूत्र की जगह लेंस सूत्र लिख देते हैं। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है। जैसे अगर लेंस सूत्र की बात करें तो लेंस, अब लेंस जो है इसको एक शब्द से याद रखा जा सकता है, वो होता है लेस। लेस, लेंस को एक शब्द से याद रख सकते हैं, जो है वो शब्द है लेस। लेस जो होता है उसका मतलब होता है कम करना या घटाना। मतलब लेस जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो लेंस जो होता है उसको लेस शब्द से याद किया जा सकता है। लेस, लेस अंग्रेजी का शब्द है जो होता है LESS, लेस। तो लेंस जो शब्द है उसको लेस शब्द से याद रखा जा सकता है। लेस, लेस का अर्थ होता है घटाना या कम करना, यानी कि माइनस। तो लेंस सूत्र जो होगा उसमें क्या होगा, माइनस होगा। ये आप ये याद रखिए। और अगर दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण, दर्पण, तो इसमें देखिए बीच में आता है प, दर्पण, बीच में आ गया प, प से हो गया प्लस, प्लस यानी कि प्लस। तो जो दर्पण सूत्र जो होगा उसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, और जो लेंस सूत्र होगा उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस ट्रिक की सहायता से हम याद रख सकते हैं और कंफ्यूजन से बच सकते हैं। तो ये तो बात होगी दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र की। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण सूर्य सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। वो घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें वेग तो परिवर्तित होता है, लेकिन किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता, वो होती है आवृत्ति। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती और प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से आगे बनता है, जबकि दूरदृष्टि दोष में जस्ट उल्टा, इसमें निकट की वस्तु जो है वो साफ नहीं दिखाई देती और जो प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना या दृष्टि पटल से पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष का मुख्य कारण होता है नेत्र लेंस व मांसपेशियों के लचीलेपन में कमी आ जाना। नेत्र लेंस और मांसपेशियां जो होती है नेत्र की, उनके लचीलेपन में जब कमी आ जाती है तो दीर्घ दृष्टि दोष जो है वो हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसमें किस प्रकार के चश्मे का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसमें, उसके चश्मे में उत्तल जो लेंस जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। अब इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लिया जाएगा, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लिया जाएगा, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। इसको याद रखने के लिए केवल एक ही लाइन से आप दोनों दृष्टि दोष को याद रख सकते हैं। वो लाइन है, अवनी को दूर से ना दिखे। मतलब अवनी जो है वो मान लीजिए कोई लड़की है और उसका नाम है अवनी। तो अवनी जो है एक लड़की है मान लीजिए, और उसको क्या नहीं हो रहा है, उसको दूर की चीजें जो है वो साफ दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए अवनी, अव जो शब्द है इससे हो गया अवतल लेंस, और नी जो शब्द है उससे हो गया निकट दृष्टि दोष,
और दूर से ना दिखे, दूर से ना दिखे। तो नी से निकट दृष्टि दोष, यानी कि दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दूर से ना दिखे, यानी कि दूर की वस्तुएं जो होती है वो साफ नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, और इसके निवारण के लिए यानी कि अवतल लेंस, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, और इस निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयोग में लिया जाता है। और अगर दूरदृष्टि दोष की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इस एक पंक्ति की सहायता से, ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टि वैषम्य से पीड़ित व्यक्ति जो होता है किस प्रकार के लेंस का उपयोग करता है, बेलनाकार लेंस का। एस्टिग्मेटिज्म है, दृष्टि वैषम्य दोष जो है उसमें जो व्यक्ति जो है, रोगी जो है, वो बेलनाकार लेंस का उपयोग करता है। नेत्र के लचीलेपन और पारदर्शिता की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। ज़्यादातर जो ज़्यादा उम्र जब हो जाती है तब ये रोग हो जाता है कैटरेक्ट, जिसमें नेत्र का जो लचीलापन जो होता है और उसकी जो पारदर्शिता जो होती है उसमें कमी आ जाती है। मोतियाबिंद के इलाज में प्रयुक्त होने वाले कृत्रिम लेंस का नाम क्या है, उस कृत्रिम लेंस का नाम है इंट्राओक्यूलर लेंस। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम है साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। तो स्नेल का नियम है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। यहाँ पे आई जो है वो तो है आपतन कोण, आर जो है वो है अपवर्तन कोण, और म्यू जो है वो होता है माध्यम का अपवर्तनांक, और इसका मान जो होता है वो निश्चित होता है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। तो ये होता है स्नेल का नियम। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रकाश के वेग व माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध है। अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश का वेग जो होता है वो घटता है, मतलब प्रकाश के वेग में और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध है। मतलब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग घट जाएगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा। तो प्रकाश के वेग व माध्यम के अपवर्तनांक में ये संबंध होता है कि अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश का वेग जो होता है वो घट जाता है। प्रकाश का स्पेक्ट्रम जिस युक्ति से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रिज्म। प्रकाश का स्पेक्ट्रम हमें किससे प्राप्त होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होता है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वो हमें किस युक्ति से प्राप्त होता है, वो होता है प्रिज्म। प्रिज्म जो है उससे जब प्रकाश गुजरता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की सहायता से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की वजह से हमें प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो है वो हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु जो है उसमें कौन सी भौतिक घटना जो होती है वो घटित होती है या प्रयुक्त होती है, वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो एक प्रकार का अपवर्तन ही होता है, लेकिन ये परावर्तन में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाता है। तो प्रकाशीय तंतु जो होता है उसमें कौन सी भौतिक घटना प्रयुक्त होती है, वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ये जो चित्र आपको दिखाया गया है उसमें आपको प्रवर्तन कोण यानी कि परावर्तन कोण जो है वो आपको ज्ञात करना है। परावर्तन कोण या प्रवर्तन कोण जो है उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न जो है वो प्रश्न में पूछा जा सकता है, पेपर में जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसमें
प्रश्न ये है कि दर्शाए गए चित्र में प्रवर्तन या परावर्तन कोण जो है उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कोण जो है वो आपको दिया हुआ है और ये कोण है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। अब देखिए कि अभिलंब से ये पूरा जो कोण है ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अभिलंब जो होता है वो लंबवत होता है, तो ये पूरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये कोण है 30 डिग्री और ये पूरा कोण है 90 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ये कोण ज्ञात करना है। ये देखिए ये है आपतन कोण। तो ये आपतन कोण होगा, आपतन कोण I इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये आ गया अपने 60 डिग्री। तो आपतन कोण जो है वो हो गया 60 डिग्री। अब देखिए परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। कोण I इज इक्वल टू कोण R। तो I क्या है? आपतन कोण है, और R क्या है? परावर्तन कोण है। I का मान हमें प्राप्त हुआ 60 डिग्री, ये हमने अभी प्राप्त किया था। तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें परावर्तन कोण जो है वो प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 60 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। तो इस दर्शाए गए चित्र में परावर्तन कोण का मान होगा 60 डिग्री, आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।